जैन आज हम लोग एक न्यूक्लिक अम्ल का चैप्टर देखेंगे। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, ये न्यूक्लिक अम्ल कैसे होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका कार्य क्या होता है तथा कोशिकाओं में केंद्रक के अलावा और कहाँ पर उपस्थित होते हैं। यह जो न्यूक्लिक अम्ल होता है यह केंद्रक में पाया जाता है। इसे केंद्रक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग जानते हैं केंद्रक अम्ल के नाम से। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। जो डीएनए होता है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड तथा आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें डीऑक्सी नहीं होता क्योंकि यह आरएनए है, यह इसमें डीऑक्सी होता है क्योंकि यह डीएनए है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड। यह जो न्यूक्लिक अम्ल है सबसे पहले न्यूक्लिक अम्लों का अवलोकन यानी उसको देखा था कार्लसबर्ग नामक वैज्ञानिक ने। एक वैज्ञानिक का नाम है कार्लसबर्ग। इन्होंने केंद्रक के बीच में देखा कि यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे के समान जो संरचना होती है, इन्हें ही कहा जाता है गुणसूत्र। अर्थात इस गुणसूत्र को न्यूक्लिक अम्लों को देखने का जो काम किया था तो उन्हें सबसे पहले अवलोकन किसने किया, गुणसूत्रों का अवलोकन, तो बोले गुणसूत्रों का अवलोकन। तो गुणसूत्रों का अवलोकन सबसे पहले किए थे कार्लसबर्ग नामक वैज्ञानिक। कार्लसबर्ग ने इसको देखा, इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिए, इसको देखने के फलस्वरूप इसको छोड़ के हट गए और कुछ नहीं किए। बस ये बताया कि यह एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, केंद्रक में पाया जाता है। यह एक केंद्रक में अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, अर्थात एक अम्ल होता है। इसका नाम में दिख रहा है हमको न्यूक्लिक एसिड, अर्थात यह एक अम्ल के प्रवृत्ति का होता है। तो सबसे पहले उन्होंने देखा, जब इनके बाद आए वाटसन और क्रिक, ये दोनों फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। वाटसन और क्रिक लोग जब आए तो इस डीएनए को जब देखे, तो डीएनए को उन्होंने देखा केंद्रक से निकालकर, तो केंद्रक में पाए जाने वाले इनके डीएनए की जो संरचना थी यह द्विकुंडली थी, दोहरी संरचना पाई जाती है। जैसे यह दोहरा संरचना पाया जा रहा है, एक एक्सॉन इधर से एक एक्सॉन इधर से, दोनों तरफ से एक एक एक्सॉन मिल रहा था, तो उसे हम लोग कहते हैं दोहरी संरचना। यह जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं केंद्रक में। केंद्रक के अलावा यदि पूछे कि और कहां पर पाए जाते हैं तो यह केंद्रक के अलावा पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पेड़ पौधों में भी ये लोग पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं न्यूक्लिक अम्ल। यह न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी, ये तीन स्थानों पर पाए जाते हैं। अब इसका हम लोग पहला अध्ययन करेंगे डीएनए का। डीएनए क्या होता है? यह जो डबल हेलिक्स के रूप में पाया जाता है इसे हम लोग डीएनए कहते हैं। यह एक्सोनों के रूप में बटा रहता है। इस दो एक्सॉन होते हैं, दो एक्सॉनों को मिलकर एक जोड़ी गुणसूत्र बनाते हैं। यह जो एक जोड़ी गुणसूत्र है यह दो एक्सॉन है, यह एक अलग, यह वाला एक अलग। तो इसे डबल हेलिक्स के रूप में किसने देखा? वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक। जब इसको थोड़ा सा खींचा गया तो यह तो हमारा है गुणसूत्र। इसी गुणसूत्र को देखे थे कार्लसबर्ग नामक वैज्ञानिक। तो कार्लसबर्ग सिर्फ इसको देखा था कि एक गुणसूत्र होता है। इसको जब खींच के देखा वाटसन और क्रिक तो उन्होंने देखा खींच के तो ये डबल हेलिक्स के रूप में निकल रहा था। तो इसी डबल हेलिक्स के रूप को कहते हैं वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल। ये हो गया डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। इसके आंतरिक भागों में और खींच कर देखा तो उसके अंदर देखा तो कुछ और धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही थी जिसको कहा जाता है जीन। तो इस जीन का खोज किए थे जोहानसन नामक वैज्ञानिक। ठीक, किसी चीज को हम लोग गांव देहात में खोजने को क्या बोलते हैं? जोहना। तो जीन को उसने जोहा था, किसने? जोहानसन ने। ठीक, तो ये हो गया जीन। जीन को जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। तो गुणसूत्र, क्रोमोसोम को जब थोड़ा सा खींचेंगे तो ये बदल जाएगा किसमें? डीएनए में। इस डीएनए को खींचेंगे तो बदल जाएगा जीन में।
यह हो गया गुणसूत्र, डीएनए और जीन। तो इन रूपों में ये लोग बदल जाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके मध्य में ये लोग जो ज्वाइंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, इसके किनारे जो धागे जैसी संरचना होती है इसको क्या कहते हैं। यह हो गया हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। यह हो गया डीएनए, ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। इसी मॉडल को बनाए थे वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक। ये जो वाटसन और क्रिक ने जब इस डबल हेलिक्स को देखा तो उन्होंने यह कहा कि जो इसके किनारे किनारे या धागे जैसी संरचना पाई जाती है, इस धागे जैसी संरचना को न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। इसके अंदर तो पाया जाएगा उसे हम लोग जीन कहेंगे, लेकिन जो किनारे किनारे धागे जैसी संरचना पाई जाएगी इसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये हो गए न्यूक्लियोटाइड। यह एक न्यूक्लियोटाइड्स दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जिस स्थान पर जुड़े रहते हैं उस जुड़े हुए स्थान को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड्स, दूसरा वाला ये भी हो गया न्यूक्लियोटाइड्स, यानी दोनों न्यूक्लियोटाइड्स जहां पर एक स्थान पर एक दूसरे को जोड़ते हैं उस जुड़े हुए स्थान को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। यह क्रोमैटिन एक धागे के समान संरचना होती है, एक दूसरे को हमेशा यह जोड़ कर रखती है। तीसरा पॉइंट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले रिचर्ड अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल का जो शब्द है इस शब्द को दिए थे अल्टमैन नामक वैज्ञानिक। यह न्यूक्लिक अम्ल का नाम दिया अल्टमैन नामक वैज्ञानिक। इसको डीएनए को सबसे पहले अवलोकन किया यानी देखा कार्लसबर्ग नामक वैज्ञानिक ने। कार्लसबर्ग ने देखा। डीएनए जो है डीएनए को थोड़ा सा बड़ा करके देखा और इसको जब देखा कि डीएनए को जब बड़ा किया तो उन्होंने बड़ा करके देखा तो इसे कहा डीएनए, और इसको देखा था वाटसन और क्रिक। डीएनए को और थोड़ा सा खींच कर देखा और थोड़ा सा लंबा हो गया तो इसके मध्य में और छोटे छोटे कण दिखने लगे जिसको कहा गया जीन। तो जीन को देखने के लिए जोहानसन ने अपने मत को रखा था, तो जीन का खोज किया जोहानसन। यदि ऑप्शन में कहीं पर भी पेपर ऊपर में हमको मिले कि अनुवांशिकी पदार्थ को कौन एक जाति से पीढ़ी दर पीढ़ी कौन एकांतरित करते रहते हैं, ठीक है, स्थानांतरित करते हैं, किसी भी अनुवांशिकी लक्षण को कौन पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, तो यदि ऑप्शन में दिया है जीन तब पर भी ट्रिक कर लेंगे, जीन ठीक है। डीएनए दिया है तब पर भी ठीक है, क्योंकि गुणसूत्र दिया है तो भी ठीक है। काहे लिए कि जो गुणसूत्र होता है गुणसूत्र को ये बड़ा करने के बाद थोड़ा सा खींचेंगे तो ये बदल जाएगा डीएनए के रूप में, इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो बदल जाएगा जीन के रूप में। तो यदि ऑप्शन में दे रहा है कि अनुवांशिकी पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कौन पहुंचाता है, तो ऑप्शन में यदि जीन दिया है तो भी ठीक, जीन को टिक कर लेंगे। डीएनए दिया है तो भी ठीक, क्रोमोसोम दिया है यानी गुणसूत्र दिया है तो भी ठीक, ये सब तीनों ना देकर दिया है न्यूक्लिक एसिड तब पर भी ठीक, ये भी नहीं दिया है केवल दिया है एसिड तब भी ठीक। काहे कि ये जो अम्ल हमको जो न्यूक्लिक दिख रहा है यह न्यूक्लिक कैसा है, अम्ल है, तो एसिड को ही टिक करेंगे। एक बार एग्जाम में पूछा था कि अनुवांशिकी पदार्थों को कौन पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कौन स्थानांतरित करता है, तो उसमें दिया था अम्ल, क्षार, लवण, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये अम्ल प्रवृत्ति का होता है तो वहां पे टिक करना चाहिए अम्ल। अब सब लोग वहां पे खोज रहे थे, कहीं पर डीएनए नहीं दिख रहा है, जीन नहीं दिख रहा है, क्रोमोसोम नहीं दिख रहा है। अरे दिख रहा है उसमें, जरा उसको डीपली सोचिए तब पता चलेगा। थोड़ा सा उसको गहराई तक सोचेंगे तो एक प्रकार का अम्ल होता है, तो ये अम्लीय मात्रा का होता है, तो वहां पर दिया था ऑप्शन में एसिड, तो ये एक प्रकार का एसिड होता है। ये जो जीन होता है, एक जीन से दूसरे जीन की जो बीच की दूरी होती है, इस दूरी लगभग 34 एंगस्ट्राम की होती है। 34 एंगस्ट्राम, इतना गहराई
इतना गहराई तक, इतना डीपली कहीं पर क्वेश्चन से नहीं पूछेगा, लेकिन जो एक जीन से दूसरे जीन के बीच की जो दूरियां होती है उसकी दूरियां होती है 34 एंगस्ट्रॉम तक की दूरियां होती हैं। ठीक, अब देखिए, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है यह हमारे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किसके द्वारा पहुंचता है, यह हमारे जीन पर निर्भर करता है। जेनेटिक, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है हमारे जीनों पर निर्भर करते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो यह हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, ये हमारा पढ़ाना जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। हमारा लड़का होगा तो वो भी डायरेक्टली तुरंत बायो पढ़ाने लगेगा, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। यह हमारे मानसिक विचार है, यह हमारे अध्ययन के द्वारा प्राप्त है, यह हमारे जीन में नहीं भरा है, गुणसूत्रों में नहीं भरा है, यह हमारे न्यूरॉनों में भरा हुआ है। यह हम याद करके, यह एक स्मृति का कारण है, तो यह हमारे गुणसूत्र के अंदर नहीं भरा है। नहीं तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता, चोर का बेटा और ही बढ़िया से चोर होता। यदि ये जितने भी गुण है यह जेनेटिक होते, डॉक्टरी एक जेनेटिक होता, किसी को नौकरी कोई मिल गई वो भी एक जेनेटिक होती। तो इस प्रकार के जितने भी अवगुण होते, उसका लड़का होता तो वो भी दरोगा है तो लड़का दरोगा होता, व्यक्ति यदि डॉक्टर है तो लड़का भी डॉक्टर होता, वो का लड़का होता वो डॉक्टर होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह एक स्मृति का कारण होता है, इसे याद किया जा सकता है। जितनी भी पढ़ाई लिखाई होती है इसे याद किया जाता है, यह हमारे मस्तिष्क में बंद रहती है। मस्तिष्कों के तंत्रिका तंत्रों में एक स्मृति के रूप में, मेमोरी के रूप में याद किया जाता है। यह हमारे जीनों में जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होता है। इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन के द्वारा ये सब कुछ नहीं होते। जेनेटिक यदि इंफॉर्मेशन में ये सब भर जाएंगे कि नहीं ये टीचर है, इनका लड़को होगा टीचर, तो इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन में तब गड़बड़ होने लगती बात। कोनो अगर चोर रहेगा तो अगर लड़को चोर हो जाएगा, दिक्कत होने लगेगी। अब कोनो लड़की रहेगी चुनाने वाली, होगा शादी होगा, होगा लड़का वड़का होगा चाहे लड़की, तो होगा चुनाने, ठीक। तो ये अजीब ढंग की जेनेटिक इंफॉर्मेशन फैलने लगती। तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखेंगे हम लोग डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है इसमें? जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है यह जो धागे जैसी संरचना दिख रही है, यह धागे जैसी संरचना को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की जो अत्यधिक मात्रा हो जाती है, यानी जब संख्या में ज़्यादा हो जाते हैं, तो कोई भी किसी भी चीज़ों की जब संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उसे बोला जाता है पॉली। जैसे टेक्निक की संख्या ज़्यादा हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीटेक्निक, यानी टेक्निक की संख्या ज़्यादा है तो हो गया पॉलीटेक्निक। ठीक उसी तरह इस टाइड्सों की मात्रा जो है, न्यूक्लियोटाइड्स की मात्रा ज़्यादा हो गई तो इसे बोल लेंगे पॉली, और मात्रा किसकी ज़्यादा है? न्यूक्लियोटाइड्स की, तो हो गया न्यूक्लियोटाइड्स, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोलिए या तो न्यूक्लियोटाइड्स की, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं यह मुख्यतः दो भाग में बटे होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियोसाइड, दूसरा होता है फास्फेट। यह जो फास्फेट होता है यह फास्फोरस के रूप में पाया जाता है। ये जो फास्फेट होता है ये फास्फोरस के रूप में पाया जाता है। यह फास्फोरस यह फास्फोरस के रूप में पाया जाता है जो फास्फेट होते हैं, तथा ये जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं, ये न्यूक्लियोसाइड दो फॉर्म में मिलता है। पहला मिलेगा हमको शुगर के रूप में, दूसरा मिलेगा नाइट्रोजनी बेस के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में मिलते हैं। जो शुगर मिलेगा यदि डीएनए में मिलेगा तो वो होगा डीएनए शुगर, आरएनए में होगा तो उसे कहेंगे हम लोग आरएनए शुगर। इसके अगले भाग को हम लोग जानेंगे नाइट्रोजनी बेस क्या होता है, तथा यह जो डीएनए होता है डीएनए बना किस किस चीज से होता है। ये जो नाइट्रोजनी बेस होता है यह आपस में नाइट्रोजनी बेस दो भागों में बटे होते हैं। पहला इसका भाग होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पाइरिडेमीन। यह प्यूरिन और पाइरिडेमीन जो मीन होता है, इनमें प्यूरिन के भाग होते हैं एडिनिन और ग्वानिन, पाइरिडेमीन के भाग होते हैं थायमिन और साइटोसिन। इन एडिनिन और थायमिन में बॉन्डिंग लगे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन में भी जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडिनिन और थायमिन के बीच जो बॉन्डिंग लगे होते हैं तो ये लगे होते हैं डबल बॉन्ड ए-टी, एडिनिन थायमिन, ए और टी के बीच में किसका बॉन्ड? डबल बॉन्ड। यानी एडिनिन और थायमिन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं वो डबल बॉन्ड होते हैं।
यही इसमें ग्वानिन और साइटोसिन से जब जुड़े रहते हैं तो ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो G और C, ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं ये होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यानी 3 हाइड्रोजनों से जुड़े होते हैं। तो ये हो गया नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजनी बेस 2 भागों में पाए जाते हैं, प्यूरिन और पाइरिडमीन। यह जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन में पाए जाते हैं एडेनिन और ग्वानिन। पाइरिडमीन में जो पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं थायमिन और साइटोसिन। इतने इसके भाग हो गए। एडेनिन जुड़ा रहता है थायमिन से, ग्वानिन जुड़ा रहता है साइटोसिन से, एडेनिन थायमिन से डबल बॉन्डिंग से जुड़ा रहता है, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्डिंग से जुड़ा रहता है। और इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो किसका बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। तो ये हो गया हाइड्रोजन के बॉन्डिंग। अब इसको हम लोग देखेंगे किससे जुड़ा रहता है। जो एडेनिन है ये जुड़ा रहेगा थायमिन से, ग्वानिन जुड़ा रहेगा साइटोसिन से। एक वो बात होती है कि डीएनए से आरएनए को बनाया जा सकता है कि नहीं। ऐसा भी प्रश्न होता है कि डीएनए से आरएनए बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, डीएनए से आरएनए बन जाएगा। अब देखिए डीएनए से आरएनए बनता कैसे है इसको देखेंगे। यह जो एडेनिन है, एडेनिन जुड़ा है थायमिन से। यदि थायमिन को हटाकर यूरेसिल जोड़ दिया जाए, ये थायमिन है, थायमिन को हटाकर यदि यूरेसिल जोड़ दिया जाए तब ये बन जाता है आरएनए, आरएनए। यदि इस थायमिन को हटाकर इस थायमिन के स्थान पर हम लोग जोड़ दें यूरेसिल तब बन जाएगा आरएनए। यानी डीएनए के यदि न्यूक्लियोटाइड्स दिए हैं, इस न्यूक्लियोटाइड्स में इस थायमिन को यदि हटा दिया जाए, थायमिन को हटाकर यहाँ पर जोड़ दें यूरेसिल, तो यह डीएनए किस में बदल जाएगा? आरएनए में बदल जाएगा। एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन तो हो जाएगा आरएनए। लेकिन एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन यदि दिया है तब यह है डीएनए। यानी थायमिन को यदि हटाकर यूरेसिल जोड़ दिया जाए तो यह डीएनए आरएनए के रूप में बदल जाएगा। यानी डीएनए को भी बदला जा सकता है आरएनए के रूप में। डीएनए तो डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है और आरएनए से तब डीएनए भी बनाया जा सकता है। यानी कि आरएनए में यदि रहेगा तो हम बोले हैं कि डीएनए रहेगा तो डीएनए में एडेनिन थायमिन से जुड़ा रहेगा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा रहेगा। यदि इसे आरएनए बनाना है तो एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन तब ई क्या बन जाएगा? आरएनए। ये बन गया आरएनए। तो यदि आरएनए दिया है तो आरएनए से भी तो डीएनए प्राप्त किया जा सकता है। अब इसी वाले बेस को हम लोग हटा सकते, आरएनए के नाइट्रोजनी बेस यूरेसिल को हटाकर यदि यहीं पर थायमिन जोड़ दें तो अभी बदल जाएगा किसमें? डीएनए में। इसी थायमिन को हटाकर यदि हम लोग जोड़ दें यूरेसिल, यूरेसिल नाइट्रोजनी बेस जोड़ दें तो अभी बदल जाएगा आरएनए में। यानी कि आरएनए से डीएनए भी बनाया जा सकता है और डीएनए से आरएनए भी बनाया जा सकता है। किस इसमें तत्व को हटा देंगे, थायमिन को हटाकर यूरेसिल जोड़ देंगे तो आरएनए, यूरेसिल को हटाकर थायमिन जोड़ देंगे तब डीएनए में बदल जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे आरएनए के प्रकार, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं तथा आरएनए के कार्य क्या होते हैं। तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी हम लोग देखेंगे आरएनए के प्रकार व आरएनए के कार्य। हम लोग देखेंगे आरएनए क्या होते हैं। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होते हैं इनकी संरचना एकल बनी होती है, एकल कुंडली की होती है। जैसे हमको डीएनए मिला था ये दोहरी संरचना में पाया जा रहा था, लेकिन दोहरी संरचना में आरएनए नहीं मिलेगा, यह हमको मिलेगा एकवरी संरचना में, यानी एक ही हेलिकल के रूप में पाए जाएंगे, एक ही हेलिकल के रूप में पाए जाते हैं आरएनए। ये होते हैं आरएनए की संरचना। आरएनए की संरचना एक ही हेलिकल के रूप में पाया जाता है और इसका मुख्य काम होता है आरएनए का कि प्रोटीन का संश्लेषण करना। कितने लोग प्रोटीन का संश्लेषण करने का मतलब समझते हैं कि प्रोटीन को सुखवाना, सुखाना नहीं होता है, प्रोटीन का निर्माण करना ही कहलाता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो यह जो आरएनए होता है, आरएनए करता है प्रोटीन का निर्माण।
प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है तथा प्रोटीन का निर्माण भी करता है। यह आरएनए है, तो इसमें जब शुगर पाया जाएगा आरएनए में शुगर, तो आरएनए है यानी राइबोज है, डीऑक्सी नहीं है, राइबोज है। यदि डीएनए में शुगर पाया गया होता तो डीऑक्सी राइबोज शुगर, आरएनए में पाया गया तो केवल राइबोज शुगर मिलेगा, यानी आरएनए में राइबोज शुगर। इसमें जो बेस मिलेंगे वो बेस थाइमीन के स्थान पे हम लोग जोड़ देंगे यूरेसिल, तब ये बन जाएगा आरएनए के रूप में बदल जाता है। इसकी जो रचना होती है अभी बताएं कि एकल कुंडली के रूप में पाई जाती है, एकल आधार पर पाई जाती है, एकल हेलिकल होती है, एक ही इसकी संरचना होती है, डबल कुंडली के रूप में नहीं पाई जाती है, सिंगल कुंडली इसकी संरचना होती है। इसके मुख्य कार्य होते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है और प्रोटीन का संश्लेषण करके राइबोसोम को देता है, इसलिए राइबोसोम को हम लोग कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। आरएनए करेगा प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन का निर्माण करेगा और देगा किसको, राइबोसोम को। तो राइबोसोम में स्टोर रहता है। अब जिस अंग को प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, जिस कोशिकांग को प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, उस कोशिकांग को राइबोसोम अब देगा कि किसको कितना प्रोटीन देना है, इसलिए हम लोग राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। और ये जो आरएनए होता है यह केवल संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे हम लोग देखेंगे कि यह आरएनए कितने प्रकार के होते हैं तथा किस किस आरएनए के कौन कौन से कार्य होते हैं। अब हम लोग देखेंगे आरएनए के प्रकार कितने होते हैं, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं और किस आरएनए के कौन कौन से कार्य होते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेंगे कि हम लोगों के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। हम लोगों के शरीर में 10 प्रकार के अनावश्यक प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी 10 होते हैं अनावश्यक प्रोटीन। यह हमारे शरीर में पहले से मौजूद रहते हैं या किसी भोज्य पदार्थ के द्वारा हमारे शरीर में निर्माण नहीं होते हैं। तो इन 10 प्रकार के प्रोटीनों को अनावश्यक प्रोटीन कहते हैं। और जो 10 होते हैं यह 10 हमारे शरीर के बाहरी भागों से अर्थात भोजन से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इन 10 प्रकार के प्रोटीनों को हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं, तो इस प्रोटीन को कहते हैं आवश्यक प्रोटीन। तो 10 बाहर से प्राप्त किए आवश्यक प्रोटीन, शरीर में थे तो अनावश्यक, यानी अपने पास है तो उसकी आवश्यकता नहीं है, खुद अपने पास है। दूसरे से प्राप्त किए यानी भोजन से प्राप्त किए तो वो हो गए आवश्यक प्रोटीन, यानी 10 आवश्यक प्रोटीन और 10 शरीर में अनावश्यक प्रोटीन, दोनों को मिलाने के बाद टोटली कितने हो गए, 20 प्रोटीन, 20 एमिनो एसिड का निर्माण होता है। इन 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है प्रोटीन का एक कण, यानी प्रोटीन का एक कण बनाने के लिए शरीर के अनावश्यक प्रोटीनों, शरीर के 10 अनावश्यक प्रोटीनों की आवश्यकता तथा सब्जी भोजन से, सब्जी से जितने भी भोज्य पदार्थ खाने के लायक होते हैं, इन सभी भोज्य पदार्थों से 10 आवश्यक प्रोटीन, इन 10 अनावश्यक और 10 आवश्यक दोनों प्रोटीनों को जोड़ने के बाद 20 हो जाएंगे एमिनो एसिड। इन 20 एमिनो एसिड एक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो हमारे शरीर में कितने प्रोटीन पाए जाते हैं, 10। टोटली कितने पाए जाते हैं तब 20। एमिनो एसिड बनाने के लिए कितने प्रोटीनों की आवश्यकता होती, 20। शरीर में अनावश्यक प्रोटीन कितने पाए जाएंगे, 10। भोजन से कितने प्राप्त करेंगे, 10। एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनाने के लिए, एक प्रोटीन का कण बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होगी, 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होगी। यह एमिनो अम्ल क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। राइबोज न्यूक्लिक एसिड के प्रकार, जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड के प्रकार होते हैं यह मुख्यतः होता है 3 प्रकार का। पहला होता है एम आरएनए, मैसेंजर, सूचना देने वाला, पहचान करने वाला आरएनए होता है, सूचना देने वाला आरएनए होता है। दूसरा होता है टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, परिवहन का काम करता है। तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए, तो यह काम करता है निर्माण का। पहले जब देखेगा कि भोजन आदमी खा रहा है तो भोजन जो वही खाएगा तो यह आरएनए तुरंत जाके पहचान कर ले, ओ ये हमारे लायक है, यानी कि 10 आवश्यक प्रोटीनों का निर्माण करने वाला है, तुरंत जाएगा ओकरा पकड़ के, आओ इधर आओ, तुरंत इसको पकड़ेगा और अपने आवश्यक प्रोटीनों में मिला लेगा। तो पहचान करके पकड़ने का काम कौन किया, यम आरएनए। तो यह यम आरएनए पहचान करता है और कौन सा प्रोटीन आ रहा है, कौन इसके लायक है,
उसी को पकड़कर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो mRNA का कार्य हो गया कि यह पहचान कर लेता है और बाहर से आने वाले भोज्य पदार्थ से आने वाले प्रोटीनों की पहचान करके एब्जॉर्बेशन कर लेता है, उसका अवशोषण कर लेता है। तो यह हो गया mRNA। दूसरा है ट्रांसफर आरएनए। यह परिवहन का काम करेगा। यह परिवहन का काम कहां पर करेगा कि किस स्थान पर किसको कितना प्रोटीन देना है, उसी के स्थान पर यह परिवहन करेगा। किसी दूसरे अंग को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता है तो दूसरे अंगों को पहुंचाएगा प्रोटीन, पहले किसी अंग को आवश्यकता होगी तो उसको पहुंचाएगा। किसी स्थान पर अधिकता हो जाएगी तो टीआरएनए ट्रांसफर का काम करेगा, परिवहन बस लेकर जाएगा, ढोने वाला रहता है, कुली का काम करता है। जब ये कुली का काम करेगा तो ढो कर लेके जाएगा, ढो के लेके आएगा, दूसरे स्थान पर जाएगा, वहां से लौट के लेके आएगा, जहां पर जिसको आवश्यकता होगी देगा, आवश्यकता नहीं होगी लेके घूमेगा। तो ये काम करता है परिवहन का। तो ये हो गया टीआरएनए। आरआरएनए यह प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी निर्माण करेगा राइबोसोमल आरएनए। तो mRNA केवल पहचान कर लिया, पहचान करने के बाद ये बना लिया, बनाया तो ठीक, लेकिन ये टीआरएनए लेकर जाएगा राइबोसोमल आरएनए के पास, और यह राइबोसोमल आरएनए अब इन्हें बनाएगा 10 आवश्यक प्रोटीनों के रूप में। तो यही 10 आवश्यक प्रोटीनों के रूप में आरआरएनए इसका निर्माण करके और बना लेता है 20 एमिनो एसिड, और 20 एमिनो एसिड मिलने के बाद तब बनता है प्रोटीन का एक कण। अब हम लोग देखेंगे जो डीएनए से आरएनए बनता है तो उसकी क्रिया को क्या कहते हैं, आरएनए से डीएनए बनता है उसकी क्रिया को क्या कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बन जाता है तो वह क्या कहलाता है, डीएनए से फिर एक डीएनए जैसी ही संरचना बनती है तो उसे क्या कहते हैं। डीएनए से यदि डीएनए जैसी संरचना बनेगी तो इसे हम लोग कहते हैं प्रतिलिपिकरण। प्रतिलिपिकरण यानी डीएनए के द्वारा डीएनए के हेलिक्स को लेकर इसी के समान एक और हेलिक्स बना देने की क्रिया कहलाती है प्रतिलिपिकरण, रिप्लिकेशन। तो इसे हम लोग रिप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। डीएनए से डीएनए बना देने की प्रक्रिया कहलाती है रिप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए यानी कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन को थाइमिन से जोड़े हैं, ग्वानिन को साइटोसिन से जोड़े हैं। तो ये जब जोड़े हैं तो एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्डिंग से जुड़ा है, हाइड्रोजन के डबल बॉन्डिंग से। ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा है, हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्डिंग से। यदि यही थाइमिन को हटाकर यूरेसिल जोड़ दें तो ये हो गया यूरेसिल थाइमिन के स्थान पर। तो डीएनए से बन गया आरएनए। जब आरएनए बन गया तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाएगी, ट्रांसक्रिप्शन। और यही फिर आरएनए से यानी यूरेसिल है यहाँ, तो इसी यूरेसिल को हटाकर यदि थाइमिन जोड़ दें तो आरएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया कहलाएगी रिवर्स, मतलब वापस आ गए ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से यदि प्रोटीन बन गया तो इधर देखिए लौटने का कोई हम तीर नहीं बनाया है तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। तो आरएनए से जब प्रोटीन बन जाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए प्रतिलिपिकरण, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। इतनी बात समझ में आई। वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। अब अगले हम लोग चैप्टर को देखेंगे।